नमस्कार। बीएड सेकंड ईयर हम लोग लास्ट थे कि जो समावेशी शिक्षा के सामने जो चुनौतियां आई है उसके बारे में पढ़ रहे थे। 3 चुनौतियां, एक पृथक्करण की, दूसरी अपने वातावरण बाधित जो वातावरण जो बालकों को बाधित करता है उसके बारे में पढ़ा हम लोगों ने। और आज हम बात लेकर आए हैं अनुकूलन। अब अनुकूलन क्या होता है कि जो वातावरण के साथ जो सामंजस्य बिठा लेते हैं, ठीक है, उसके अनुकूल अपन को ढाल लेते हैं, वो अनुकूलन कहलाता है। तो समावेशी शिक्षा के अंदर अनुकूलन किस प्रकार होगा और उसको कौन बाधा उत्पन्न करता है, इस प्रकार की चर्चा हम इसमें करेंगे। तो अनुकूलन संबंधी विद्यालय वातावरण। अब अनुकूलन संबंधी विद्यालय का वातावरण कैसा होना चाहिए, मतलब विद्यालय को इन बच्चों के साथ कैसे सामंजस्य बिठाना होगा। तो देखेंगे, शिक्षकों का सहयोग, जो अध्यापक है वो इन बालकों के प्रति सहयोग की भावना रखे, इनको हमेशा सहयोग प्रदान करे। जो विद्यार्थी हैं, जो सहयोगी हैं, वो भी इनको सहयोग प्रदान करे। तो उसको शिक्षण कार्य में सहयोग करना है, अगर उनकी कोई अन्य प्रॉब्लम है उसको भी उसको सॉल्व करना है, अभिभावक संबंधी कोई समस्या है तो शिक्षकों को वो भी संपर्क करके दूर करनी है। तो इस प्रकार अध्यापक है उनको क्या करना है, सहयोग देना है। फिर बात आती है योजना निर्माण एवं मूल्यांकन। अब इनसे संबंधित, समावेशी शिक्षा से संबंधित अब अनुकूलन बिठाना है तो योजना का निर्माण करना पड़ेगा, ठीक है। तो मतलब इनके लिए भिन्न भिन्न योजना बनानी पड़ेगी, क्योंकि सामान्य बालकों के साथ विशिष्ट विद्यार्थियों को हम लोग पढ़ा रहे हैं। तो अनुकूलन से पहले ही मतलब कक्षा में हमको अनुकूलन की स्थिति बिठानी है तो एक शिक्षक को क्या करनी पड़ेगी, वो योजना तैयार करनी पड़ेगी कि मुझे अनुकूलन, ये चैप्टर मैं पढ़ा रहा हूँ, अब यहाँ पर वहां पर ये स्थिति उत्पन्न हो सकती है सामान्य और विशिष्ट बालकों के मध्य, तो उसको अनुकूलन संबंधी योजना बनानी पड़ेगी। और जब वो योजना बनाएगा तो अब अगर ये योजना मैंने बनाई तो उसको नेक्स्ट में मैं यूज कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, उसके लिए उसको मूल्यांकन करना पड़ेगा कि ये मेरी योजना सही है तो नेक्स्ट में यूज होगा इसका, और अगर सही नहीं है तो उसका बदलाव करना पड़ेगा। तो योजना का निर्माण करना पड़ेगा इनमें सामंजस्य बिठाने के लिए, अनुकूलन के लिए। फिर बात आती है अक्षम विद्यार्थियों का अनुकूलन। अब अक्षम विद्यार्थियों का अनुकूलन, अब ये जो विद्यार्थी हैं ये अगर देखा जाए तो सामान्य बालकों के साथ अनुकूलन बैठाने में बहुत ही ज्यादा समस्या उत्पन्न होती है, क्योंकि अगर मान लो किसी को हाथ में प्रॉब्लम है तो वो सामान्य बालकों के साथ जो गति होती है उसमें लिख नहीं पाएगा। तो अगर टीचर है तो उसको या तो फिर ऐसे नोट प्रोवाइड करा दे और वो बच्चा उसको पढ़ ले, ऐसी स्थिति हो सकती है। या फिर उसके लिए कोई अगर कोई बालक है और वो जल्दी लिखता है तो उससे संबंधित अगर मतलब कक्षा में ऐसी स्थिति कर दे कि अक्षम बालकों के लिए कोई व्यवस्था वहां पर कर दे। तो इस प्रकार अनुकूलन बनाया जा सकता है। साथी है वो भी कर सकते हैं, साथी जो सहभागी है वो भी इनके लिए ऐसी व्यवस्था, अनुकूलन की व्यवस्था कर सकते हैं। अनुकूलन लिए सामंजस्य, तो किसी भी प्रकार सामंजस्य बैठाया जा सकता है इनके साथ। फिर है नवीन तकनीकी का प्रयोग। अब जब हमें दोनों को साथ ही पढ़ाना है तो अब जो इनके लिए तकनीक बनाई है और इनके लिए तकनीक बनाई है, ये दोनों अलग अलग है। तो अब हमें ऐसी नवीन तकनीकों का यूज करना पड़ेगा जिसमें सामान्य और विशिष्ट बालक दोनों ही का अधिगम स्तर हम उच्च कर सके। हम ये नहीं कह सकते कि हम अगर माना जाए कि अगर हम पाठ्यक्रम की बात लेते हैं तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि जो सामान्य बालक है उसको 5वीं का हम कोर्स करवाएं और जो विशिष्ट बालक है उसको 4वीं का कराएं। नहीं, सरकार द्वारा निर्धारित है कि जो जिस एज का बालक है उस बालक को उसी कक्षा में लिया जाएगा। भले ही उसने मान लो अगर कोई बच्चा है उसने कभी विद्यालय गया ही नहीं है, उसकी एज हो गई है 7th स्टैंडर्ड की हो गई है, तो उसको कक्षा 7 में ही प्रवेश दिया जाएगा और उसको 3 महीने का ब्रिज कोर्स करवाने के लिए कहा गया है। आरटी की धारा के अनुसार ये लिखा गया है कि भाई इस प्रकार आपको उसको कक्षा 7 में एडमिशन देना पड़ेगा, उसको छोटी कक्षा में आप नहीं ले सकते। तो इस प्रकार क्या करना पड़ेगा कि दोनों को साथ में पढ़ाना है तो हमें नवीन तकनीकों का यूज करना पड़ेगा इनके अनुकूलन के लिए। फिर बात आती है मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर अनुकूलन। अब मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पे दिखते हैं, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत यानी मानसिक स्थिति का, यानी कि बालकों की मानसिक स्थिति क्या है, ऐसे सिद्धांत जो मनोविज्ञान है वो क्या करता है, बालक की मनोदशा देखकर बता देता है और उसके आईक्यू लेवल का पता लग जाता है, बालक की स्थिति कब और क्या है। और एक जो शिक्षक है वो कक्षा के बाहर मतलब कक्षा में एंटर होते ही वो कक्षा की स्थिति को देख के बता सकता है कि कक्षा का वातावरण क्या है। तो मनोविज्ञान के जो सिद्धांत है
उनके अंदर भी अनुकूलन होना चाहिए। ये कब होगा? जब जो एक शिक्षक है वो इन सिद्धांतों को सही तरह से समझेगा और कक्षा में इनका यूज कर सकेगा, क्योंकि इनकी मानसिक स्थिति और इन बालकों की मानसिक स्थिति दोनों के अंदर उसको अनुकूलन बनाए रखना है कक्षा कक्ष के अंतर्गत। तो एक जो टीचर है उसको पहले ही प्रिपेयर होना पड़ेगा, तो मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के साथ उसको अनुकूलन बनाना पड़ेगा। तो इस प्रकार की क्या करनी पड़ेगी? विद्यालय में व्यवस्था करनी पड़ेगी। अब जो इनका अनुकूलन है ना, उसको कौन बाधा उत्पन्न करता है? मतलब कि जो अनुकूलन की स्थिति है इसको भी बाधित करने वाले बहुत सारे अपवाद है। कहा जाए तो शिक्षक हो सकते हैं, क्योंकि शिक्षक है, मान लो अगर इनको मोटिवेट नहीं कर रहे हैं, सहयोग की भावना नहीं रख रहे हैं, तो ये बाधा उत्पन्न करते हैं। अगर विद्यार्थियों की बात की जाए तो कक्षा कक्ष में कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो शरारती होते हैं, तो बालकों को परेशान करते हैं। या फिर किसी के अंदर बहुत ज्यादा कोई प्रतिभाशाली बालक होता है तो उसके अंदर ऐसी भावना होती है कि मैं इसको क्यों बताऊं, मैं इसको सहयोग क्यों करूं। तो इस प्रकार विद्यार्थियों से संबंधित समस्या उत्पन्न होती है। फिर बात आती है अभिभावक। जो अभिभावक होते हैं वो अगर मान लो हमारे कहने पर विद्यालय भेज भी देते हैं, लेकिन सहयोग की भावना उनमें नहीं होती है, वो सामान्य बालक को जितना मोटिवेट करते हैं उतना इसको मोटिवेट नहीं करते हैं, सहयोग की भावना नहीं रखते हैं। क्योंकि इनके लिए तो उनको विशेष लेने जाना, छोड़ने जाना, उससे संबंधित सारी सामग्री उपलब्ध कराना, समय समय पर उनको हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराना, ये सब करना पड़ता है। तो ये अगर ये सब सुविधा वो उपलब्ध नहीं कराते, उनका दृष्टिकोण सही नहीं होता है, तो ये समस्या उत्पन्न होती है। फिर आती है समाज की स्थिति। तो समाज भी कहीं कहीं पर आज भी बदलाव नहीं है, तो ऐसी स्थिति होती है कि वो अनुकूलन के अंदर बाधा उत्पन्न करते हैं। तो ये थी बाधा है, और ये सहयोग की भावना से हम लोग इस बाधाओं को दूर भी कर सकते हैं। यदि ये बाधा उत्पन्न कर रहे हैं तो इनको अगर हम समझाएं या फिर शिक्षा के माध्यम से, किसी भी प्रोग्राम के माध्यम से, कार्यक्रम आयोजित करके अगर हम इनको समझाएंगे और ऐसी बातें रखेंगे, अगर कोई संघ बनाया गया, इनको इंक्लूड किया जाए और इनको बताया जाए कि भाई इनको भी समान अधिकार है पढ़ने का, आप इनको मोटिवेट करो, भले समाज की बात हो, शिक्षकों की हो, विद्यार्थियों की हो, अभिभावक की हो, किसी की भी हो, इनको अगर बैठकर इन चीजों के बारे में बताया जाएगा तो ये बाधाएं सारी हमारी क्या हो जाएगी? दूर हो जाएगी। अब बात आती है समावेशन की मनोसामाजिक चुनौतियां। अब समावेशन, अब सारी चुनौतियों को भी हमने देख लिया और अब हम इन चीजों को स्वीकार भी कर रहे हैं कि हाँ ये चुनौतियां आती हैं और ये बाधाओं को दूर करने के उपाय भी हमने समझे। अब बात क्या आ रही है? समावेशन की मनोसामाजिक चुनौतियां। अब जब सब ठीक होने के बावजूद भी क्या हो रहा है कि इनको सामना करना पड़ रहा है मनोसामाजिक चुनौतियों का। वो क्या होती है? जो एक इंसान की, एक समाज में जो व्यक्ति रह रहा है उसकी मानसिक स्थिति के अनुसार, मतलब कि जो जिस हिसाब से देख रहा है, मनुष्य है, मानव है, वो अपने मन में जो स्थिति बनाकर अगले इंसान को किस प्रकार दे रखा है, वो मनोसामाजिक स्थिति। तो देखेंगे हम लोग उसमें कौन कौन सी चुनौतियां हमको देखनी पड़ती है। बच्चों को डराना। अब बच्चों को डराना मतलब इस प्रकार के बालक जो होते हैं उनको डराया जाता है। किनके द्वारा? शिक्षकों के द्वारा। क्योंकि शिक्षक को ऑब्वियसली दिखती बात है, वो सामान्य बालकों पे मेहनत कर रहा है। अब जब वहां पे विशिष्ट बालक अगर एक भी आ गया तो उसको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तो वो उनको डरा भी सकता है, धमका भी सकता है, मानसिक, शारीरिक किसी प्रकार की प्रताड़ना उनके साथ कर सकता है। फिर बात आती है साथी द्वारा। अब जब बालक है, अगर मान लो उनको सामान्य बालक को विशिष्ट बालक के साथ बैठना पड़ता है, उठना पड़ता है, हर तरह की कार्यक्रम में अगर वो है तो उनके अनुसार ही अनुकूलन जब बनाने की बात आती है तो उन दोनों के हिसाब से कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। तो उनकी वजह से अगर मान लो लेट होने की बात है, समय अधिक लगने की बात है, वो अधिक समय लेते हैं, तो समय अधिक है तो उनको वो बैठे रहेंगे। अगर मान लो एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, तो कोई प्रतियोगिता आयोजित की गई तो भाई हमने देखा कि दोनों बालक सामंजस्य बिठा ले, इस हिसाब से 2 घंटे का समय दे दिया, जबकि सामान्य बालक उसको 1 घंटे में कर सकता है। तो वो 1 घंटा अगर ज्यादा बैठेगा तो उसकी मानसिक स्थिति खराब होगी और वो इनके प्रति क्या करेगा? एकदम विद्रोह की भावना रखेगा कि भाई ऐसा इनकी वजह से हमको भी सहना पड़ रहा है। तो साथी द्वारा उसको डराने की भावना होती है। फिर है अभिभावक द्वारा। मैंने पहले बताया कि अभिभावक राजी भी हो जाते हैं भेजने के लिए, लेकिन हमेशा उनका दृष्टिकोण यही रहता है कि तू क्या कर पाएगा, तू क्या कर सकता है, तुझे क्या जरूरत है करने की। इस प्रकार की जो भावना, इस प्रकार के दृष्टिकोण रखते हैं, तो इस प्रकार उनको डराते हैं वो, क्योंकि इन चीजों से डराएंगे। या तो अगर मान लो समाज से अगर अध्यापक गए तो अध्यापकों के सामने वो बोल देंगे हाँ एडमिशन करवा रहे हैं हम लोग, सब कुछ है, लेकिन वो अकेले में या फिर घर पर आने के बाद उस बच्चे को डराते हैं, धमकाते हैं। तो इस प्रकार की जो है चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। फिर बात आती है साथी समूह भेद। अब जो साथी है, साथ में जो पढ़ रहे हैं, उनमें इन प्रकार के भेद होते हैं इन बालकों में, तो भी वो उनका विद्रोह करते हैं। जैसे जाति आधारित,
हो सकता है भाई जाति को लेकर, धर्म को लेकर ये बालक है वो अलग धर्म के होंगे, तो भी उनको वो क्या करते हैं, आपस में प्रताड़ना देते हैं या फिर धर्म से उनको भाई शोषित करते हैं। इस प्रकार ये होता है। फिर है बुद्धि आधारित। अब सामान्य है और विशिष्ट है, इन दोनों का आईक्यू लेवल तो अलग अलग ही होगा, तो आईक्यू लेवल के आधार पर भी ये उन बच्चों को वही बना डराते हैं या धमकाते हैं। फिर है आर्थिक आधारित। आर्थिक मतलब धन के कारण। अगर जब समावेशी शिक्षा की बात हो रही है तो आज गवर्नमेंट ने समावेशी शिक्षा विद्यालय खोले हैं। हम गवर्नमेंट का उदाहरण लेते हैं, तो गवर्नमेंट में अगर वो बालक पढ़ रहे हैं तो हो सकता है भाई वो गरीब घर से है, मतलब अर्थ यानी धन की कमी है परिवार में, तो उन्होंने गवर्नमेंट में डाला उस बच्चे को, तो वो बच्चे उनको धन के मामले में मतलब कि गरीबी और अमीरी का वो हवाला देकर भी उन बच्चों को परेशान कर सकते हैं। तो ये सामने चुनौती आती है पढ़ने में। फिर है क्षेत्र आधारित। क्षेत्र आधारित मतलब कोई क्षेत्र होते हैं कि भाई वहां के मतलब भाई कहा जाता है क्षेत्रों में बटा होता है, भाई एक गांव है वो भी छोटे छोटे क्षेत्रों में बटा होता है, तो वहां पर क्या होता है क्षेत्र विशेष का किसी का भाई अधिकार होता है और वो मतलब वहां पर अपना रौब दिखाते हैं। रौब की बात करेंगे भाई, जैसे कि कोई है तो वहां पर उस मम्मी पापा या कोई भी प्रतिष्ठित होते हैं वहां पर, तो वो अपना रौब दिखाते हैं, बालक उनको परेशान करते हैं इनके भी मेरे पाप मतलब कोई भी शिकायत की बात कर ले, क्योंकि अपन पर्टिकुलर नाम लेकर या फिर किसी को बोल नहीं सकते हैं, तो समझने की बात है कि अगर वो प्रतिष्ठित है और ज्यादा उसका वर्चस्व है तो वो उनको परेशान करते हैं क्षेत्र विशेष होकर। फिर बात आती है रंग रूप आधारित। अगर ये बालक रंग रूप में, अगर रंग रूप समझते हैं आप लोग सभी, रंग से या तो सफेद हो या काले हो, गोरे या काले की बात होती है, तो इस प्रकार से भी रंग भेद भी वो अपना सकते हैं, रंग के कारण भी उनको परेशान कर सकते हैं। फिर आती है रैगिंग की बात। रैगिंग मतलब कि जो छोटी क्लास द्वारा बड़ी क्लास द्वारा छोटी क्लास के बच्चों को रैगिंग की जाती है। सभी जानते हैं आजकल गवर्नमेंट ने इसके नियम बना दिए हैं, कोई रैगिंग नहीं कर सकता है, इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होती है, लेकिन कहीं कहीं पर अभी भी छुपके से ये कार्य हो रहे हैं। तो रैगिंग की समस्या है वो बहुत बड़ी चुनौती है। अब जैसे रैगिंग कौन हो सकती है, मानसिक, भाई इनको मानसिक दशा मतलब कि मानसिक मतलब कि ऐसी कोई मतलब कि बात कहकर या फिर प्रताड़ना करते हैं तो उनकी मन स्थिति होती है वो बालकों की खराब हो जाती है, जो शिक्षा में, जो अधिगम में, जो शिक्षण कार्य में उनको बाधा उत्पन्न करती है। इस प्रकार की रैगिंग होती है। फिर बात आती है शारीरिक। अब इनसे इस प्रकार का मतलब टीचर को भी पता नहीं हो, प्रधानाध्यापक को भी पता नहीं हो, और जो साथी होते हैं वो क्या करते हैं, इनकी रैगिंग करते हैं। इनको मान लो ऐसा कोई कार्य दे दिया जो ये कर नहीं पाते हैं बालक, तो शारीरिक रूप से कोई भी कार्य करना, ठीक है, तो वो कार्य दे सकते हैं। यानी होमवर्क करने का कार्य सपोज अगर उदाहरण मान लो, तो इस प्रकार का भी ये भी रैगिंग ही एक तरह से अपना होमवर्क करवाना। फिर बात आती है आर्थिक। अब धन की समस्या, अब ये धन के हिसाब से भी रैगिंग कर सकते हैं, मतलब कि उनको बच्चों को मतलब अगर आपने ऐसा किया तो आपको इस प्रकार का दंड देना पड़ेगा। ये सारी क्रिया है जो प्रधानाध्यापक और शिक्षकों के मतलब कि उनसे परे होती है, उनको पता नहीं होता है तो वो करते हैं। मतलब जो कक्षा में बालक होते हैं वो शिक्षकों तक भनक नहीं पड़ने देते हैं, ना प्रधानाध्यापक से ये बात जाती है और इस प्रकार की रैगिंग करते हैं। फिर आती है बात धार्मिक। अब धर्म से संबंधित है तो बालक को वो अगर मान लो किसी धर्म को उच्च धर्म से संबंधित है और उसको कुछ ऐसा कार्य करने के देते हैं जो उसके धर्म के विरुद्ध है, तो इस प्रकार की रैगिंग भी होती है। तो ये सब होती है चुनौतियां। अब इन चुनौतियों को रोकने के उपाय क्या होंगे, तो इनको रोकने के लिए, क्योंकि बालक है, समाज से आ रहा है, तो समाज में कुछ ऐसे नियम और कानून बनाने चाहिए जिससे कि ये बालक रैगिंग की इस समस्या को खत्म कर दे या फिर ये समस्या उत्पन्न ही ना हो। फिर बात आती है अभिभावकों की। तो जो अभिभावक है वो हमेशा सजग रहें, जागरूक रहें, इन बालकों के लिए हमेशा सपोर्ट करें, तो ऐसी बातें नहीं होंगी। फिर बात आती है शिक्षकों की। तो शिक्षक है तो समय समय पर अपने कक्षा का निरीक्षण करें और ऐसे मॉनिटरों को तैयार करें जिनसे कि वो अपने कक्षा का अवलोकन या उससे अवगत हो सके। फिर प्रधानाध्यापक हैं वो अपने ही जो स्टाफ सदस्य हैं उनमें से अलग अलग स्टाफ सदस्यों को अलग अलग कार्यभार दे दें ताकि उनको सारी स्थिति से वो अवगत हो सके। तो इस प्रकार हम इन चुनौतियों का उपाय कर सकते हैं। फिर देखते हैं गृहकार्य प्रश्न। समावेशी शिक्षा के संबंध में अनुकूलन से क्या आशय है, विस्तार से लिखो। फिर है समावेशन की मनोसामाजिक चुनौतियां क्या है, इसे रोकने के उपाय बताइए। फिर आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग जब भी घर से बाहर जाएं तो मास्क का प्रयोग करें या फिर अपने फेस को अच्छी तरह से कवर करके जाएं, और यदि आप कहीं जाते हैं तो आपस में 6 फीट की दूरी बनाए रखें।
यदि आप सार्वजनिक स्थल पर जा रहे हैं, कहीं भी मार्केट जा रहे हैं या फिर कहीं भी आपको बैंक जा रहे हैं, किसी भी जगह जा रहे हैं, तो आप लोग वहां पर किसी भी चीज को छूते हैं तो अपने हाथों को अच्छे से सैनिटाइज करें या फिर साबुन से अच्छी तरह उनको धोएं। सुरक्षित रहें और सभी का ध्यान रखें। धन्यवाद।